वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अब ये हमें वर्ड तो बहुत इजी लगता है कि डायरेक्टिंग होता क्या है। भाई किसी भी बंदे को किसी भी काम की तरफ क्या करना भैया, पाथवे दे देना, उसको दिखा देना ये रास्ता कि भैया ये काम इस तरीके से होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्टिंग। बट हम लोग अगर क्लास 12th की बात करें तो ये डायरेक्टिंग इतना आसान तो नहीं होगा जितना कि लोगों को लग रहा है। अगर मान लेते हैं किसी पर्सन को यहां 100 रुपए दे दिए जाए और ये 100 रुपए का बोला जाए कि इसका भरपूर इस्तेमाल करना है और सही तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो वो कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन ले लेगा। मतलब उस पैसे को सही जगह लगाना भी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। किसी पर्सन को, या हम लोग बात करें यहां पे कि उसकी करियर काउंसलिंग करनी है, तो उसके लिए क्या पाथवे होगा, उसको कौन सा डायरेक्शन देना है, ये सब जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग है। तो यहां पे डायरेक्टिंग करने वाला कौन होगा, तो डायरेक्टिंग करने वाला होगा यहां पे मैनेजर। अब मैनेजर ही जो रहता है पूरी कंपनी का क्या करता है, एस्टैब्लिशमेंट देखता है कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, और फिर लोगों को सुपरवाइज करने का काम करता है कि आप लोगों को इस तरीके से काम करना है। बट सिर्फ काम दे देने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, काम देने के बाद भी उसको क्या करना पड़ेगा, बैक टू बैक ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जो काम दिया था, जैसे मैंने गाइड किया था, क्या ये पर्सन ने उसको उस तरीके से किया। अगर नहीं किया है तो वापस उसके पास जाके उसको फिर से समझाना, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करना कि भैया ये काम आप कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम है भाई डायरेक्टिंग। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है भैया डायरेक्टिंग। तो अगर मान लेते हैं किसी पर्सन को सही डायरेक्ट नहीं करोगे तो वह गलत डायरेक्शन में तो बिल्कुल चला जाएगा भाई, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसीलिए हम लोग को ये चैप्टर वन शॉट में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंट्री टू द डायरेक्टिंग, मतलब ये हमारा हो गया यहाँ पे इंट्रोडक्शन सर जी। चलिए अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर, मान लेते हैं हम लोग भगत सिंह की बात करते हैं, तो भगत सिंह भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में गए। अब ये डायरेक्शन में गए, बट 23 मार्च 1931 में उनको फांसी पे लटका दिया गया। उनका डायरेक्शन बहुत सही था। उनका यह था कि इंडिया को कैसे भी करके इंडिपेंडेंस तो दिलानी है, कुछ भी हो जाए इंडिपेंडेंस तो मैं दिलवा के रहूंगा। और ये उनके दिमाग में डायरेक्शन कहां से आया, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन आता है इनके दिमाग में जलियांवाला बाग मैसेक्रे से। ये कब हुई जलियांवाला बाग मैसेक्रे, तो 13 अप्रैल 1919 में। अब यहां से इनको डायरेक्शन मिल गया कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी कंट्री को कैसे भी करके अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस तो दिलवानी ही है। इसी के लिए वो हंसते हंसते फांसी के सूली पे चढ़ गए। ठीक है ना, चलिए समझते हैं इसको। डायरेक्टिंग इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट। तो डायरेक्शन एक देना किसी पर्सन को, वो जो देने वाला होगा यहाँ पे डायरेक्शन, उसका नाम होगा भैया यहाँ पे मैनेजर। तो मैनेजर क्या करेगा, आपको सबसे पहले नियम कानून बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि इंस्ट्रक्शंस देना। क्या बोलना है भैया, इंस्ट्रक्शंस देना। फिर गाइड करना उसको कि ये पाथवे है, आपको ये वाले पाथवे पे आपको चलना है, एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। अब ये सब इंस्ट्रक्ट, गाइड और देखने के बाद उसको पता चलेगा कि उस बंदे का परफॉर्मेंस पहले से बड़ा है कि अभी कम हो गया, टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। बट यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्टिंग करने के पहले ऑलरेडी यहां पे प्लानिंग हो चुकी होगी। ओके, तो यहां पे बंदे की प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग में क्या होगा भैया, गोल सेट किया गया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे प्री डिटरमाइंड गोल्स। आगे बात करेंगे हम लोग। डायरेक्टिंग इज सेड टू बी अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग अपने आप में क्या है भैया, हार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो हार्ट ने अगर लुपडुप करना बंद कर दिया, पंप इन पंप आउट करना बंद कर दिया, तो इंसान की कहानी खत्म। उसी तरीके से अगर इस कंपनी को डायरेक्शन नहीं मिलता है तो ये कंपनी भी इसी तरीके से
खत्म हो सकती है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द वर्कर्स इन डूइंग वर्क। अब आपको क्या करना है भैया, गाइडेंस देना है कि आपको यह काम इसी तरीके से करना है जैसा कि मैं यहां पे बोल रहा हूं। इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज सेड टू बी ऑल दोस एक्टिविटीज। अब यहां पे डायरेक्शन में कौन सी सारी एक्टिविटीज आती है? सर हमें पता है एक्टिविटीज दो टाइप की होती है, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें पैसा ना मिलकर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों को क्या मिलता है यहां पे भाई, मॉनेटरी टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए समझते हैं। विच आर डिजाइन टू एनकरेज द सबऑर्डिनेट टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपने जो भी काम यहां पे डिसाइड किया है, मतलब आप यहां पे जो भी डायरेक्शन देने वाले हैं उस काम में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो वर्क करेगा, ये उससे उम्मीद की जाती है। मतलब ये सारी बातें करी गई है किसके लिए भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन हो गया यहां पे? मैनेजर। और मैनेजर क्या करेगा भैया? डायरेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट को कि आपको ये सारे काम जो है इस तरीके से करने हैं। यहां तक के बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग यहां पे। अब डिफाइनिंग डायरेक्टिंग। अब पूरे अगर हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग में पूरे वर्ल्ड में लोगों की सोच लगभग एक जैसी होगी। तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन यहां पे डिसाइड करते हैं। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक। डायरेक्टिंग में दो तरीके आएंगे, या तो कोई प्रोसेस होगी या तो यहां पे क्या होगी, कोई टेक्निक होगी। बाय विच इंस्ट्रक्शन कैन बी इशूड एंड ऑपरेशंस कैन बी कैरिड। या तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे यहां पे, जो कि इंस्ट्रक्शन इशू करेगा वो होगा मैनेजर, एंड ऑपरेशंस कैन बी कैरिड। अब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को इंप्लीमेंट करवाना है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे डायरेक्टिंग। ओके, कैरिड आउट एज ओरिजिनल प्लान। जैसा सोचा गया था क्या लगभग वैसा ही हो रहा है? अगर लगभग वैसा हो रहा है तो आपका आउटपुट या रिजल्ट जो है वो 100% आने की उम्मीद है। तो यहां पे ये समझ में आ गया डेफिनेशन में कि यहां पे ये एक प्रोसेस होगा या एक टेक्निक होगी जिसमें कि आपको जो भी काम दिए गए थे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी, उन सारे को हम लोग ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन या तो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। आगे बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के। अब ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करने को बोलता हूं कि आप हिप्पोपोटामस को और एलिफेंट को और मान लेते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस को अभी इमेजिन करो, तो आपके दिमाग में आएगा कि बल्कि सा शरीर होगा। अब ये सब चीजें आपके दिमाग में आने लगी। वैसे ही डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बोलता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या कर सकता है? हमेशा आपको जो भी काम सिखाया गया है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पहले तो सिखाता है। ओके, अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन सच दैट हाउ एक्शन कैन बी कैरिड ऑन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स और स्टार्ट एक्शन। मतलब अभी तक के हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों को क्रिकेट खेलना था, तो अब तक के हम लोगों ने बात करी नेट प्रैक्टिस की, कंटिन्यूअसली हम लोगों ने नेट प्रैक्टिस करा। अब हम लोग क्या चाहते हैं? वनडे इंटरनेशनल में इस बंदे को खिलाना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये यही बता रहा है कि अब आपको चीजों को क्या करना है? एक्शन में लेके आना है। चलिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया भाई हमारा। सेकंड पॉइंट बोलता है कंटिन्यूइंग फंक्शन। अब कंटिन्यूइंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई काम दिया जाता है तो एक बार करके वहां पे थक के हार के नहीं बैठना है। ये काम जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। आज कर लिया, कल दोबारा करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि 199 रन मारने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कल तो बहुत जश्न होगा, पार्टी होगी। उसने कहा नहीं सर, अभी रात के बज रहे हैं 11 और कल सुबह मुझे 5:45 पे वापस नेट प्रैक्टिस पे जाना है। तो ये डेडिकेशन चाहिए रहता। तो यहां पे भी यही बोला जा रहा है कि डायरेक्टिंग जो है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको कभी भी आप रोक नहीं सकते। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। अगर उसने
ऑर्डर इशू कर दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसके बाद वो बैठ नहीं सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि जो बोला गया था वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो रिजल्ट भी आना पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं डायरेक्टिंग टास्क प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे होगी, मतलब ये हायर लेवल पे भी होगी, ये लोअर लेवल पे भी होगी और ये मिडिल लेवल पे भी होगी। तो हर एक लेवल पे डायरेक्टिंग को हमेशा यूज किया जाएगा। ओके, डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, मतलब ये हर एक स्टेप पे, हर एक लेवल पे लगती है। ओके, इट इज अ परफॉर्म्ड बाय मैनेजर एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल लोकेशन। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी हो तभी डायरेक्शन होगा, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड हो उसमें भी डायरेक्शन चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड हो उसमें भी डायरेक्शन चाहिए, तो हर जगह डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई डायरेक्शन जरूरी है, इसीलिए उसको बोला गया है कि अपने आप में ये परवेसिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? परवेसिव फंक्शन है। एवरी मैनेजर हैज टू सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट, कम्युनिकेट विद हिज सबऑर्डिनेट टू गेट थिंग्स डन। वो क्या करता है, हर एक लेवल के बंदे से बात करता है और उसको मोटिवेट करता है कि आप में ये ताकत है, आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए यहां पे मोटिवेट करने के लिए मैनेजर को हमेशा पॉजिटिव बना रहना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हमेशा ये टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। जब ये टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करेगी, मतलब कि ये लोग यहां पे क्या करेंगे, आपको डायरेक्शंस देंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये काम आपको इस तरीके से करना है। मतलब हमेशा जो ऑर्डर फॉर्म होगा वो होगा टॉप टू बॉटम। कैसा होगा भैया? टॉप टू बॉटम। चलिए समझते हैं। डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। किसको देगा वो? अपने सबऑर्डिनेट्स को। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द इमीडिएट बॉस। अब ये बोल रहा है कि यहां पे जो भी डायरेक्शंस दिए जाएंगे वो इमीडिएट बॉस के थ्रू दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूं तो मान लेते हैं सबसे ऊपर सीईओ आ गया, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कुछ उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ गए, मान लेते हैं कुछ उसके मैनेजर्स आ जाते हैं, यहां पे मैनेजर के नीचे मान लेते हैं उसके कोई सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। तो इमीडिएट बॉस कौन हुआ? तो ये सुपीरियर जो है भाई, किसका? सुपरवाइजर का सुपीरियर कौन हो गया? मैनेजर। मैनेजर का सुपीरियर कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सुपीरियर कौन हो गया? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस तरीके से ये बोल रहा है कि इमीडिएट बॉस जो रहेगा वो हमेशा आपको क्या देगा? डायरेक्शन देगा या आपको यहाँ पे गाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आप जो भी काम करेंगे वहां पे हमेशा परफॉर्मेंस की बात होगी। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ भैया? कि आप उतना तो करके दें जितना आपसे एक्सपेक्ट किया गया है। यहां पे डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। हमेशा डायरेक्शन उसी को दिया जाएगा जो हमेशा एक गोल ओरिएंटेड वर्क करना चाहेगा, या डायरेक्शन हमेशा उसको देना चाहिए जिसका कोई एम या कोई पर्पस हो। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस। और वो बोल रहा है कि आपने जो भी करा आज तक के उसमें और कितना आप एड ऑन कर सकते हो, ये सारी चीजें आती है किसमें? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने बात करी है कैरेक्टरिस्टिक्स की, अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं इनिशिएट्स करता है एक्शन को। जो भी आपको थ्योरी समझाई गई थी आज तक के, मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये होता है यहां पे स्विमिंग पूल का। अब स्विमिंग पूल में क्या होता है भैया? स्विमिंग पूल में मान लेते हैं थ्योरी सिखाई गई कि आपको ऐसे 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 करके स्विमिंग करना है, ऐसे ऐसे करके हाथ चलाना है, ऐसे पैर चलाना है। बट क्या ये यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि यहाँ नोटबुक में समझाया जाए कि स्विमिंग कैसे करते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? आपको पूल में तो जाना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग भी यही है, बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ काम होता है। ये कर्म भूमि है तो यहाँ पे काम करने से होगा, मुंह से बोलने से नहीं होता। तो ये बोलता है इट इनिशिएट एक्शन। क्या बोलता है? आपको एक्शन में लाने के लिए ही डायरेक्टिंग का यूज किया जाता है। समझते हैं इसको। डायरेक्शन इज द फंक्शन विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये बोल रहा है कि डायरेक्टिंग में हमेशा ये ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी काम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। इट इज फ्रॉम दिस फंक्शन द एक्शन टेक्स प्लेस। अब
एक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्टर बोलता है हीरो को एक्शन, तो बस यही वाला एक्शन है। सबऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड देयर जॉब्स, उनके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट्स उनको काम समझाया जाए कि काम करना कैसे है। एंड डू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन लेड, और उनको जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है, मगर ऐसा नहीं है कि इनडिसिप्लिन फॉर्म में आप काम करेंगे, आप काम करेंगे यहां पे डिसिप्लिन फॉर्म में। वॉट एवर आर प्लान्स लेड कैन बी इंप्लीमेंट ओनली वंस द एक्चुअल वर्क स्टार्ट। अब आपको जो भी सिखाया गया था, काम स्टार्ट होने के बाद ये सब इंप्लीमेंट करना है, काम स्टार्ट होने के पहले ये इंप्लीमेंट नहीं करना। इट इज देयर दैट डायरेक्शंस बिकम बेनिफिशियल, अब डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये काम का रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के साथ बात करते हैं इट इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, और ये क्या करता है, अलग अलग जो भी है ए बी सी डी ई, तो ये सब मिलके एक कंपनी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल LNTT, ठीक है, तो ये LNTT कंपनी के लिए सब मिलके काम कर रहे हैं। तो ये जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ये सब के जॉइंट एफर्ट रहेंगे किसी को अपग्रेड करने में या अपडेट करने में। चलिए समझते हैं इसको। इट इंटीग्रेट्स एफर्ट, सबके एफर्ट्स को जोड़ना डायरेक्टिंग का ही काम है। थ्रू डायरेक्शन द सुपीरियर आर एबल टू गाइड, अब डायरेक्टिंग के थ्रू ही क्या कर सकता है, कोई सुपीरियर अपने जो सबऑर्डिनेट है उसको यहां पे गाइड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए। कभी कभी बंदा एक ही काम करते 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 रोज बोर हो जाता है, तो उसको यहां पे उसको इंस्पायर किया जाता है कि नहीं भाई ये काम आप करेंगे तो फ्यूचर में ये फायदा होगा। इस तरीके से हम लोग अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। For this, efforts of every individuals towards accomplishment of goals are required. बट यहाँ पे आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है इस कंपनी में काम करने का। It is through direction the efforts of every department can be related and integrated with others. और ये बोल रहा है कि सिर्फ हमारा काम नहीं है, हमारे से रिलेटेड जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं इन सब को मोटिवेट करके पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हम लोगों को वर्क करवाना है। और सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं जनरली इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू परसुएसिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये किससे ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, तो एक पर्टिकुलर लीडरशिप से बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब लीडर क्या करता है, सबके परफॉर्मेंस को यहां पे जोड़ता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर बंदे को क्या करता है फिर मोटिवेट करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी जो है किसी को भी बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आगे बात करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ब्रिंग इफेक्टिवनेस एंड स्टेबिलिटी इन अ कंसर्न। अब ये जब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं तो इसके कारण इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है, मतलब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, और कैपेबिलिटी भी बढ़ती है यहाँ पे, और स्टेबिलिटी होती है कि भैया हमारी कंपनी इतना काम कर रही है तो आगे चल के और इतना काम यहाँ पे किया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग मीन्स ऑफ मोटिवेशंस। तो अगर मोटिवेशन की हम लोग बात करें तो सारी चीजें हमारे पास है ऑलरेडी, बट उसको डायरेक्शन अगर सही दे दिया गया तो ये डायरेक्शन देने वाला कौन होता है भैया, मैनेजर होता है। वो क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि आपके एम पे आप बस थोड़ा सा दूर है। ओके, तो यहां पे मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पे होता है। चलिए समझते हैं। डायरेक्शन फंक्शन हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल। डायरेक्शन क्या करता है, अचीवमेंट ऑफ गोल की तरफ बहुत तेजी से हमें ले जाता है। A manager makes use of the elements of motivation here to improve the performance of the subordinate। अब क्या करेगा, अगर मान लेते उसका परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है तो वो एक एलिमेंट का यूज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मोटिवेशन। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, क्या दिया जाए उसको, थोड़ा बहुत कैश में कुछ अमाउंट दे दिया जाए, कूपन दे दिया जाए, लंच के पेट्रोल अलाउंस दे दिया जाए, तो इससे वो क्या हो गया, मॉनिटरी टर्म में क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। दूसरा, या तो किसी चीज का कंपनसेशन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल उसके 17 आवर्स होते हैं पूरे वर्किंग के, तो उसको कहा जाए कि सर आप यहाँ पे आज 12 आवर्स ही काम करिए, बाकी आपको लंच का बुफे दिया जा रहा है, तो आप उसको फैमिली के साथ जाके एंजॉय करें। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको कंपनसेट कर दिया कि भैया ठीक है आज इतना काम करो और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, तो मोटिवेशन दोनों हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, विच सर्व्स एज अ मोरल बूस्टर। कहीं ना कहीं उसका मोरल जो रहेगा, अंदर से जो उसकी आत्मा है वो बहुत खुश हो जाएगी कि चलो कंपनी मेरे बारे में इतना अच्छा कुछ सोचती है। आगे बोलता है यहाँ पे
मोटिवेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सबऑर्डिनेट टू गिव द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। उनको जितना आता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे अगर उनको पर्टिकुलरली मोटिवेट कर दिया जाए साथ में बैठ के, विच अल्टीमेटली हेल्प इन ग्रोथ। और इसके कारण क्या होगा, उस बंदे की ग्रोथ तो होगी, साथ में जो कंपनी है, जो भी फर्म है, उसकी ग्रोथ भी यहां पे बढ़ जाएगी। हम लोग बात करते हैं इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी, कि हमें पता है कि इसी डायरेक्शन में काम करना है तो इतने सालों तक के हम लोग काम करेंगे। मॉनेटरी बेनिफिट तो होता ही है, मगर नॉन मॉनेटरी भी बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी की, कि जॉब सिक्योरिटी ही लगभग जॉब स्टेबिलिटी की बात करती है। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन कंसर्न बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म सन अराइवल इन द मार्केट। ठीक है, तो लंबे समय तक के काम करने के लिए आपको मार्केट में स्टेबल रहना पड़ेगा, उस कंपनी को भी, लोगों को स्टेबल जॉब यहां पे देनी पड़ेगी। दिस कैन बी ब्रॉट अपॉन बाय मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ 4 टूल्स। अब इसके लिए मैनेजर क्या करते हैं, 4 टूल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ डायरेक्शन फंक्शन, जुडिशियस ब्लेंड ऑफ परसुएसिव लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड एफिशिएंट मोटिवेशन। ये चारों को कंपाइल करके किसी बंदे को बहुत तेजी से पुश किया जाता है ताकि वो कंपनी के ग्रोथ में एंगेज हो जाए। स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दैट इट इज एन इंडेक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। स्टेबिलिटी के कारण क्या पता चलता है कि हमारी कंपनी की कितनी ग्रोथ हो रही है जितनी थी उससे। आगे बात करते हैं, therefore a manager can use of all the 4 traits in him so that performance standard can be maintained। इसके कारण क्या होता है, परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो जो हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी में मेनली 4 रूट या 4 पिलर्स यहाँ पे काम करते हैं जिसके कारण स्टेबिलिटी बनी रहती है। आगे बात करते हैं कमिंग अप विद द चेंजेस। बट ऐसा नहीं होता कि पुराने सिस्टम के हिसाब से ही आप काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंकिंग सिस्टम आज 2023 में जिस तरीके से काम कर रही है, क्या ये 1990 में भी वैसे ही कर रही होगी? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि यहां फ्लक्चुएशन आ गया है और यहां पे अब सारा का सारा काम डिजिटल हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो यहां पे यही बताना चाह रहा है कि आज जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के हिसाब से हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड रेजिस्टेंस टू चेंज। और हमें यह पता है कि हम लोगों को हमेशा एक जैसी चीजें करने की आदत नहीं है। अगर बार बार चेंज होता रहेगा तो हम लोग क्या करते रहेंगे, उस पर्टिकुलर चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। एडाप्टेबिलिटी विद चेंजिंग एनवायरनमेंट हेल्प इन सस्टेनिंग प्लांट ग्रोथ एंड बिकमिंग अ मार्केट लीडर। अगर हम लोग जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आगे चल के हमें मार्केट लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज डायरेक्टिंग फंक्शन विच इज ऑफ यूज टू मीट विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और ये डायरेक्टिंग फंक्शन ही है जो आपको ये जो चेंज हो रहा है इसको एक्सेप्ट करना यहां पे सिखाती है। आगे हम लोग बात करते हैं बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब यहां पे जो चेंज है वो दोनों हो सकते हैं। इंटरनल मतलब दिमाग के अंदर भी हो सकता है, एक्सटर्नल मतलब आउटर एरियाज में भी हो सकते हैं, मतलब मार्केट के हिसाब से भी हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प इन कॉपिंग अप विद द चेंजेस। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, आपको चीजों को सीखने के लिए मजबूर कर देता है कि आपको चीजें तो सीखना पड़ेगा। इट इज द रोल ऑफ मैनेजर हियर टू कम्युनिकेट द नेचर एंड कंटेंट्स ऑफ चेंजेस वेरी क्लियरली टू द सबऑर्डिनेट। अब ये काम किसका होगा, डायरेक्ट करने का काम किसका होगा, तो ये सर जी काम होगा मैनेजर का। मैनेजर ही मेनली क्या करेगा, आपको पुश करेगा कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं। दिस हेल्प इन क्लैरिफिकेशन, इजी एडाप्टेशन एंड स्मूथ रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। ये बोल रहा है इसके कारण क्या होगा भैया, आप चीजों को एडाप्ट इजीली कर पाएंगे, स्मूथ रनिंग होगी किसी भी एंटरप्राइज की। तो यहां तक के हम लोगों ने समझा कि जो भी चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहां सर जी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज तो हमें पता है सर कि सारे रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे, तो भैया ये करेंगे हम लोग ह्यूमन स्किल और नॉलेज की हेल्प से। तो ये रिसोर्स जो है ये लॉन्ग टर्म में हमारी लाइफ में काम आएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे चीजों का मिनिमम वेस्ट करते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं।
ठीक है, चलिए तो रिसोर्सेज का यूज करेंगे हम लोग डायरेक्शन फंक्शन हेल्प इन क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स हिज वर्क। डायरेक्शन क्या बताता है भैया कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। द रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली ओनली व्हेन लेस ऑफ वेस्टेजेस, मतलब आपको क्या करना है भैया, वेस्ट बहुत ही कम करना है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, किसी को देख के काम नहीं करना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम कर पाए। ओवरलैपिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक बार काम कर लिया और काम खत्म हो गया, बैक टू बैक आपको कंटिन्यूअसली वर्क यहां करना पड़ेगा। डज नॉट टेक प्लेस थ्रू डायरेक्शन, द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स बिकम क्लियर एज मैनेजर मेक यूज ऑफ हिज सुपरवाइजरी, ठीक है। तो अब ये क्या करता है यहां पे, अब आपको जैसे यहां पे हम लोगों को समझा था कि भैया ये बहुत ज्यादा यूज करेगा, डुप्लीकेशन नहीं करेगा, तो अब आपको क्या नहीं करना है ये भी कौन बताएगा, तो मैनेजर बताएगा। क्या बताएगा भैया, तो ये बोलता है कि बिकम्स क्लियर एज मैनेजर make use of his supervisory, the guidance, the instruction and motivation skill to inspire the subordinates। वो हर तरीके से मतलब शाम नाम नंद भेद सब लगा देगा वो, ताकि आपको बहुत ज्यादा तेजी से काम करने में मजा आए और आपकी भी ग्रोथ बढ़े कंपनी की ग्रोथ के साथ। दिस हेल्प इन मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किल्स है, आपको जो चीजें आती है, आप वो 100% डिलीवर करना चाहोगे किसी कंपनी को। रिसोर्सेज ऑफ मैन, मशीन, मटीरियल, मनी विथ हेल्प रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। इसके कारण क्या होगा, हमारे जो रिड्यूस होगा, क्या रिड्यूस होगा भैया, तो रिड्यूस होने में क्या होता है कि हमारी चीजें बचती है, मगर आउटपुट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब हमें जो प्रॉफिट है वो पहले से बहुत ज्यादा मिलेगा। बट इसके लिए मैनेजर को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग की। क्या क्या प्रिंसिपल्स है, मतलब कि क्या बेस पिलर है जिसके कारण डायरेक्टिंग बाकी सारी चीजों से अलग है। द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, किसी भी काम को करने में इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें उसेन बोल्ट की, उसने 4 साल लग के अकेले मेहनत करी, दिन रात एक कर दिए और आ गया कहां पे भैया, रेस में, ओलंपिक्स में आ गया भाई, या किसी भी रेस में वो जा रहा है तो उसकी प्रिपरेशन पूरी है, मतलब कुछ मिनट्स या कुछ सेकेंड्स के काम के लिए उसने लगभग 4 साल लगा दिए। अब 4 साल लगा दिए तो समझिए 4 साल मतलब एक साल में अगर मान लेते हैं मैं 360 दिन मानता हूं, तो लगभग 4 साल कर लीजिए, कितने मिनट हो गए भाई, कितने घंटे हो गए, कितने सेकंड्स हो गए, तो इतने से सेकंड, मतलब ये एम था उसका, इसको अचीव करने के लिए उसने 4 साल बिना सोचे समझे लगा दिए, मतलब दिन रात एक कर दिया। तो यहां पे बात होती है कि डायरेक्टिंग में हमेशा मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है या इंडिविजुअल एफर्ट होता है। हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज को आप बिल्कुल इजी ले मतलब उसका प्रेशर ना ले, काम करते रहे, गलतियां हो रही है उससे सीखते रहे। आगे यूनिटी ऑफ कमांड, बट यहां पे ये होना चाहिए कि यहां पे सब कुछ बोलने वाला, मान लेते मिस्टर ए है तो ये सब इसके सुनने वाले सबऑर्डिनेट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, ये मान लेते हैं ये मिस्टर ए जो है मैनेजर है और ये सारे के सारे एम्प्लॉय है, अगर मान लेते सब बोलेंगे तो यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जो कि कंपनी के लिए और उस मैनेजर के लिए, दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। आगे बात करते हैं एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डायरेक्शन टेक्निक, जो भी वो डायरेक्शन टेक्निक यूज कर रहा है उसका एप्रोप्रिएट सिस्टम होना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप रनिंग करने गए और आप सीधे सीधे 10 किलोमीटर दौड़ गए, अब मान लेते हैं कि 10 दिन का बेड रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने, क्यों, क्योंकि आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि आप 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर एक ही दिन में दौड़ लिया और आपकी बॉडी को जब आदत नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। इसीलिए जो भी टेक्निक ये मैनेजर यूज करेगा यहाँ पे वो बहुत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और ये अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग होनी चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग और क्या करना है, इसको मैनेजरियल कम्युनिकेशन करना है, मतलब वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक के सबसे क्या करें भैया, कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहे, क्या रहे भैया, कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहे। आगे बोलता है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहे या फॉर्मल सिस्टम यूज करे, वो चाहे तो एक काम और कर सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर सकता है, जहां पे वो पर्सनली किसी से बात कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेजेस का या प्रोफेशनल सिस्टम का यूज करे। लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन की बात करते हैं। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि सारे लोगों की प्रॉब्लम को समझना और
और सॉल्यूशन निकाल के चलना कहलाता है यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी। और इंस्पायर करते रहे लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़े। फॉलो थ्रू बाय प्रॉपर एक्शन। अब ये बोल रहा है कि आपको जो भी काम करना है प्रॉपरली एक्शन में लाके करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पे वो प्लान बनाते रहे, इसको पॉजिटिवली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट भी यहां पे करते हुए चले। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड फंक्शंस की। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड फंक्शंस पे बात करेंगे। अब मूव करते हैं हम लोग यहां पे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन पे। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, मतलब क्या क्या चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग बातें करने वाले हैं अब यहां पे। तो इसमें बोलता है सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है यहां पे सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है किसी सीनियर का किसी सुपरवाइजर पे एक तरीके से नजर रखना, वॉचडॉग की तरह काम करना कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, उसको मोटिवेट करना कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। अगर नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको लेके जाना। नेक्स्ट बोलता है लीडरशिप। लीडरशिप कब दिखेगी, जब आप सब लोगों को एक साथ में लेके चलेंगे, मतलब कि यहां पे बात हो रही है यूनिटी की। आगे बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए, ये 360 डिग्री में होना चाहिए और सभी के साथ होना जरूरी है। तो ये बेसिक यहाँ पे हमारे 4 पिलर्स है किसके भाई, डायरेक्टिंग के। क्या हो गया, सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप और चौथा हो गया यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये दोनों चारों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 ये और ये 2 यहाँ पे ये। आगे बात करते हैं सुपरविजन होता क्या है, समझते हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ फैक्ट्री मैनेजमेंट। और सुपरवाइजर जो है वो फैक्ट्री मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या, सुपरवाइजर या सुपरविजन मींस ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क एट द फैक्ट्री लेवल। आपको देखना है कि फैक्ट्री लेवल पे सभी जो लोग काम कर रहे हैं वो एक जैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड ही होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। और ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर की कैटेगरी में आता है सुपरवाइजर। ओके, ही इज द पर्सन हु हैज टू परफॉर्म मेनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अचीविंग प्रोडक्टिविटी। जो भी काम यहां करवाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अचीव करने के लिए किया जा रहा है, किसके, कंपनी के प्रोडक्टिविटी के लिए। Therefore, supervisor can be called as the only manager who has an important role at execution level। तो उसको जो भी समझाया गया है वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन लेवल। तो यहां सुपरवाइजर का काम क्या हो गया, किसी भी थ्योरी को या किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाना ही कहलाता है सुपरविजन। और काम कौन करेगा यहां पे, सर जी, सुपरवाइजर। ओके, रोल ऑफ अ सुपरवाइजर की हम लोग बात करें कि क्या क्या उसके रोल होते हैं। सबसे पहले एज अ प्लानर, प्लान करे वो कि हमें करना क्या है, मतलब थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर, पहले सोच ले कि हमें आगे चल के क्या करना है। एज अ मैनेजर उसको काम करना होता है, चीजों को मैनेज करना होता है, अप्स एंड डाउन्स को यहाँ पे मैनेज करने का काम ही किसका होता है, सर जी, मैनेजर का होता है। एज अ गाइड एंड अ लीडर, और गाइड और लीडर की तरह काम करना होता है उसको। एज अ मीडिएटर, मतलब बीच में काम करना होता है। जैसे मान लेते हैं सुपरवाइजर ये है, कोई बंदा एम्प्लॉय ये है, और मान लेते हैं एक और बंदा जो है वो ये है। अब इन दोनों के बीच में बात करना, कम्युनिकेट करना भी काम किसका होगा भैया, सुपरवाइजर का होगा। एज एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करने वाला, आपको बताने वाला कि भैया ये लॉ में नहीं है, ये लॉ के हिसाब से गलत काम कर रहे हैं, ये रेगुलेशंस है हमारे यहाँ, ये रूल्स है, तो ये सारी चीजें बताने का काम भी किसका होता है, सुपरवाइजर का। एज अ काउंसलर, अगर कोई गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको एक डायरेक्शन भी देने का काम जो होता है वो काउंसलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये हो गया हमारा भैया सुपरवाइजर का, ये पूरा याद करना है भैया, हम लोगों को एग्जाम में आता है ये। एज अ प्लानर की हम लोग बात करें तो क्या प्लान बनाना है, कब से प्लान बनाना है, सुबह बनाना है, शाम को बनाना है, रात में बनाना है, कब बनाना है। बोलता है सुपरवाइजर हैज टू प्लान द डेली वर्क शेड्यूल्स इन द फैक्ट्री। तो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उन सब के लिए प्लान बनाने का काम भी जो होता है वो किसका होता है, सुपरवाइजर का होता है। एट द सेम टाइम ही हैज टू डिवाइड द वर्क टू वेरियस वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। जिसका जो काम है उसके हिसाब से उसका काम डिसाइड करना भी कहीं ना कहीं सुपरवाइजर का ही काम होता है।
एज अ मैनेजर क्या करेगा? इट इज राइटली सेड दैट अ सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम ऑफ एन एंटरप्राइज। ही इन फैक्ट एन ऑपरेटिव मैनेजर, ये चीजों को क्या करता है? ऑपरेट करने के लिए लगा देता, मतलब डायरेक्टली एक्शन में इंप्लीमेंट करवा देता। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द मैनेजर। चीजों को मैनेज करने वाला पर्सन जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे मैनेजर कहते हैं। एज अ गाइड एंड अ लीडर कैसे हो गया? अ फैक्ट्री सुपरवाइजर लीड्स द वर्कर्स बाय गाइडिंग टीम द वे टू परफॉर्म देयर डेली टास्क। दिन भर के क्या काम करने हैं ये सब बताने का काम भी किसका है भैया? सुपरवाइजर का है। इनफैक्ट ही प्लेज अ रोल ऑफ एन इंस्पायरर बाय टेलिंग देम, और वो चीजों को बोल बोल के समझाएगा कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये चीजों को ऐसे किया जाता है। ये सब समझाने का काम भी किसका? सुपरवाइजर का। एज अ मीडिएटर कैसे काम करेगा? सुपरवाइजर इज कॉल्ड अ लिंकिंग पिन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। लोगों के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में लिंक करने का काम भी कौन करेगा? सुपरवाइजर करेगा। ही इज द स्पोक्समैन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द वर्कर। अब ये स्पोक्समैन है किसका? मैनेजमेंट का भी और वर्कर का भी, इसीलिए तो इसको कहा जाता है सुपरवाइजर। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। एज एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की तरह कैसे काम करेगा ये? एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सुपरवाइजर इज टू एनफोर्स डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। मैंने कहा था कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां से किक आउट कर दिया जाएगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भी आप ही का काम है। फॉर दिस द वर्क इंक्लूड्स चेकिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क अगेंस्ट द टाइम स्केड्यूल, रिकॉर्डिंग द वर्क परफॉर्मेंस। आप सबसे पहले तो आपको जो टाइम दिया गया है उस पर आप टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरा, रिकॉर्डिंग द वर्क परफॉर्मेंस, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब पहले से काम ज्यादा करवाना है तभी तो परफॉर्मेंस निकल के आएगा कंपनी का। एट रेगुलर इंटरवल्स एंड रिपोर्टिंग द डेविएशन इफ एनी फ्रॉम दोज, अगर मान लेते उस पर कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए भी हम लोग को क्या रहना है भैया? तैयार रहना। ही कैन ऑल्सो फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैव टू बी फॉलोड बाय वर्कर्स ड्यूरिंग देयर वर्क। और ये बोल रहा है कि उस वर्क में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे क्या उसको फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया, ये सब भी बात हम लोग को यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। एज अ काउंसलर, मतलब समझाने का भी काम करेगा। A supervisor plays the role of counselor to be workers problem। अगर वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी हो, मेडिकल हो, कोई हेल्थ इशू हो या उसका फाइनेंशियल कोई इशू है, ये सब में भी उसको एज अ काउंसलर वर्क करना होता है। He has to perform this role in order to build good relation with and the cooperation from the workers। इससे क्या होगा? उसके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे लोगों से भी और कंपनी से भी और मैनेजमेंट से भी। तो वो अपनी बात जो है वो मैनेजमेंट तक के ले जाएगा, किसकी? वो उन वर्कर्स की जो कि डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। दिस कैन बी डन नॉट ओनली बाय लिसनिंग to the grievances but also handling the grievances and satisfying the worker। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सुन ली और बस हो गया, प्रॉब्लम सुन के उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के उसको प्रॉपर्ली मोटिवेट करके और उसको रिलैक्स करना भी यहाँ कहीं ना कहीं किसका काम होता है भैया? सुपरवाइजर का काम होता है। यहाँ पे आगे बात करेंगे मोटिवेशन कैसे देता वो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। अब हम लोगों ने सुपरवाइजिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन कैसे करोगे? तो मोटिवेशन करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए उस बंदे को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्लोज एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है लाइफ में। अगर मान लेते हो आपकी कंपनी में एंटर कर गया तो आप अपनी पॉलिसी के साथ उस बंदे की पॉलिसी जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली दोनों की पॉलिसी जब क्लब होगी तो एम दोनों का सेम हो जाएगा और वो अच्छे तहे दिल से काम करेगा। मोटिवेशन मीन्स incitement or the inducement टू एक्ट और मूव। भाई उसको पुश करना कि ये आप कर सकते हो, ये आप ही करोगे यहाँ पे तभी जाके ये अच्छा काम हो सकता है, दूसरा कोई अच्छा आपसे काम नहीं कर सकता। तो मोटिवेशन का मतलब सीधा सीधा हो गया कि या तो आप लोग एक्ट करो या तो आप मूव करो, मतलब एक्शन और मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ सोचने की बात नहीं हो रही है, करने की बात हो रही है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ये बोल रहा है कि अपने सबऑर्डिनेट को किस तरीके से काम करना है, ये सब यहां पे सिखाता है। टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ये क्या बोल रहा है कि आपको मोटिवेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है और उसके गोल को क्या करना चाहिए? आपको अचीव करना चाहिए। थर्ड टर्म आर इंटर रिलेटेड इन मोटिवेशनल प्रोसेस। और बोलता है कि आपको एक दूसरे से इंटर रिलेट करना पड़ेगा, मतलब वर्कर को मैनेजर से अपने आप में क्या करना पड़ेगा? इंटर रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे जो कंपनी का एम है वो दोनों मिलके एम की तरफ सोचे, ना कि अपना पर्सनल
सोचे कि यार हमें पर्सनली क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे बोलता है तीन चीजें उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मोटिव, दूसरा मोटिवेशन और तीसरा मोटिवेटर। ये तीनों जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। मोटिव, आप क्या करना क्या चाहते हो कंपनी में, मोटिवेशन देने वाला बंदा, और यहाँ पे मोटिवेटर जो मोटिवेट देगा यहाँ पे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। क्या क्या फीचर्स है यहाँ मोटिवेशन के। सबसे पहला, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन आती है अंदर से। किसी काम को करने के लिए अपने दिल और दिमाग को एक करना ही कहीं ना कहीं कहलाता है मोटिवेशन। अब देखा जाए तो ये सारा का सारा माइंड गेम है। बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है। सिग्नल्स बनते कहाँ है सर जी, माइंड में। तो माइंड ने सिग्नल्स दिए बॉडी को और बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। अगर आप बोलोगे दिन में 18 घंटे सोना है, तो भैया 18 घंटे सो गए और कह दिया कि सिर्फ 8 मिनट सोना है, तो ये दिमाग ने कहा बॉडी को तो 8 मिनट पे भी काम हो सकता है और 18 घंटे में भी काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये मोटिवेशन जो है अपने आप में एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मग मोटिवेशन कब दिया जाता है, जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना है भैया, भागना है, ठीक है ना। तो डायरेक्टेड होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन होना चाहिए, गोल होना जरूरी है। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दोनों हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट मोटिवेशन इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। बहुत जरूरी है कि आपके पास जो वर्ड्स है वो सामने वाला उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको समझ पाए। प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स और हेट्रोजीनियस इन देयर परसेप्शन एंड रिएक्शन। ऐसा नहीं हो कि जो आप समझाना चाह रहे हैं वो उस वर्कर के, वो उस एम्प्लॉय के, वो सुपरवाइजर ने जो सोचा है उस तरीके से काम ना कर पाए। तो उसको वर्ड्स का और उसके सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो मोटिवेशन हम लोग यहाँ पे 4 तरीके से दे सकते हैं, ये फीचर्स है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की यहाँ पे। तो ये बोलता है द वेरियस इंपॉर्टेंस फॉर एज फॉलोज। नंबर 1, it helps to improve performance level of employees as well as the organization। इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर बंदे का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसका भी जो सिस्टम है या वो जो करना चाहता है वो भी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ने लगता है। मतलब यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। मोटिवेशन रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर, और इससे क्या होता है भैया, मोटिवेशन से रिड्यूस होता है एम्प्लॉय का टर्नओवर एंड सेव कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। अब मोटिवेशन से वो इतने अच्छे से काम करेगा, इतने अच्छे तरीके से काम करेगा कि आपको नई रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे, और उसको इतने पॉजिटिवली आपने मोटिवेट कर दिया कि वो अपना जो भी सोच रहा था, जो भी सिस्टम बना रहा था, वो अपनी कंपनी के एम और अपैरेटस के साथ जुड़ जाता है, मतलब मोटिव के साथ जुड़ जाता है। तो वो डबल तेजी से काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे कंपनी मोटिवेट करते रहती है बंदों को। ओके, इट हेल्प टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मोटिवेशन करता क्या है, नेगेटिव को जोड़ के पॉजिटिव बना देता है। देखिए 2 लाइंस है इसमें, तो नेगेटिव को अगर जोड़ते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। तो यही काम मैनेजर का होता है कि उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली क्या करे भाई, मोटिवेट करे। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस में, इट इंप्लीमेंट चेंजेस, बट वो क्या करता है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर, दूसरों में ना क्लैश करके अपने तक के रखे और अपने आप को उस कंपनी के लायक बनाने की कोशिश करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज क्या कहते हैं यहाँ पे, ये अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनने क्या कहा, in a classic paper published in 1943 outlined the element of overall theory। अब इनने क्या ओवरऑल थ्योरी बताई पूरी के पूरी ऑफ मोटिवेशन। इट वाज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड। तो मैस्लो जी क्या कहते हैं भैया, ये देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट। तो मैस्लो जी कहते हैं कि मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में देना चाहिए। पॉजिटिव ही मोटिवेशन हमेशा देना चाहिए, नेगेटिव और नेगेटिव 2 जुड़ जाते हैं तो हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि ये मोटिवेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ नीड्स। अब ये बोल रहे हैं मैस्लोज के अकॉर्डिंग कि जिस भी ह्यूमन बीइंग की हम लोग बात करें उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नीड्स, मतलब उसकी जरूरत है। देखो कोई इंसान है तो उसको भूख तो जरूर लगेगी, भूख लगेगी तो उसको काम तो करना पड़ेगा,
पड़ेगा और काम क्या करना पड़ेगा ताकि उसकी नीड्स पूरी हो सके, तो वो सोचेगा। यहाँ पे जब वो सोच रहा है तभी उसको समझाने वाला मिल जाए, तो उसके लिए डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बोलता है दे आर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब हम लोग समझते हैं पहले, इट इज द प्राइमरी नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। जो प्राइमरी नीड्स है मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये प्राइमरी नीड्स है, जिसमें हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स आर द सब एग्जांपल। ये सारी इसमें बेसिक एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये सब चीजें चलती है हमारे दिमाग से। क्यों? क्योंकि बॉडी का सिग्नल जाता है दिमाग में, और दिमाग हमें बोलता है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, घूमने जाना है, फिरने जाना है, डांस करना है, ये जो भी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की बात करें, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। ये कोशिश करता है कि इसको फिजिकल हार्म ना हो, ना तो कहीं से इमोशनल हार्म हो, मतलब इसको कोई हर्ट करे। एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है भैया? उसके साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद हम लोग बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली नीड्स की। तो ये मैस्लो ये सारी चीजें बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी डीप में इसकी स्टडी करी है। एफिलिएशन नीड्स, एफिलिएशन का मतलब होता है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, उसकी क्या क्या बिलोंगिंग्स है। जैसे किसी को सेलफोन बहुत पसंद है तो उसको सेलफोन बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, किसी को फूड बहुत पसंद है तो उसको फूड बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें बोलता है दीज नीड्स refer to the affection, sense of belongingness, acceptance and the friendship। किस लोगों के साथ रहता है, कैसा उसका ऑरा है, कैसे वो कपड़े पहनता है, किस तरीके से रहता है, ये सब कुछ किसमें आता है भैया? एफिलिएशन नीड्स में आता है। अब हम लोग बात करते हैं एस्टीम नीड्स की। These include factors such as self respect। खुद की बात हो रही है यहाँ पे कि खुद के लिए रेस्पेक्ट करना कहलाती है सेल्फ रेस्पेक्ट। ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन। तो स्टेटस, रिकॉग्निशन सब कुछ क्या बता रहा है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब होता है कि खुद को समझ में आना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। It refers to the drive to become what one is capable of becoming। ठीक है, तो यहां पे ये बात कर रहा है कि एक बंदा खुद क्या चाहता है अपने आप से, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। These needs including growth, self fulfillment and achievement of the goal। अब ये क्या बोलता है यहाँ पे? इसी के कारण आप किसी भी गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग मैस्लो थ्योरी assumptions क्या क्या है। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। और पीपल के बिहेवियर जो होगा हमेशा किस पे डिपेंडेंट होगा? जरूरतों पे। ह्यूमन बीइंग नीड्स आर हायरार्किकल ऑर्डर। धीरे धीरे करके एक एक चीजें बढ़ती चले जाती। जैसे छोटे बच्चे थे तो प्लास्टिक की जो साइकिल थी उस पर काम चल जाता था, थोड़े से बड़े हुए वो आयरन की जो बड़ी साइकिल थी उस पर, फिर धीरे से बाइक, और फिर धीरे धीरे करके कार। तो ये अप टू सो ऑन ये हायरार्किकल फॉर्म में चलता रहेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जनरली नीचे से ऊपर ही जाता है। सी पॉइंट बोलता है सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। मगर उसकी नीड एक अगर कंप्लीट होगी तो 70% जैसी वो कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट नीड आ जाएगी, तो वो कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ओनली लोअर नीड इज सेटिस्फाइड देन थिंक अबाउट हायर नीड्स। अगर उसकी लोअर नीड फुलफिल होती है तो वो क्या करेगा भैया? हायर नीड की तरफ स्विच करने लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोलता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो हमें जो पैसा मिलता है कभी कभी फाइनेंशियल फॉर्म में मिलता है, कभी कभी नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में मिलता है। समझते हैं इसको। फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म। जो पैसे के फॉर्म में मिल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एंड मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब ज्यादा पैसा मिलेगा तो इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसको सब अच्छा लगने लगेगा, इसीलिए वो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन चाहता है, या फाइनेंशियल क्या मिल जाए उसको? इंसेंटिव मिल जाए। द लिस्ट इंक्लूड्स, क्या क्या मिल सकता है इसमें सर? पे एंड अलाउंसेस मिल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाए कंपनी में, बोनस मिल जाए, मतलब सैलरी प्लस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं बोनस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, या तो उसको क्या मिल जाए भैया? यहाँ पे उसकी सैलरी के साथ अगर मान लेते उसने कुछ एक्स्ट्रा किया तो ये एक्स्ट्रा बार उसके जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई, या लोगों को ज्यादा ले आए, कस्टमर ज्यादा ले आए, या आपने कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाइड किया, तो आपको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्या मिलेगा? आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आप लोग बात करेंगे यहाँ पे कंपनी में ही हो सकता है को पार्टनरशिप भी दे दे कि कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स आपको दे दिए जाए। यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड द परक्यूसाइड्स। ठीक है, और अलग अलग तरीके के अलाउंसेस और अलग अलग तरीके बेनिफिट्स दे सकते हैं। या तो रिटायरमेंट बेनिफिट दे दे ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके पास एक लमसम अमाउंट या तो कुछ ऐसा अमाउंट रहे जिससे आपको काम करे बिना भी आपको पैसा कुछ ना कुछ मिलता रहे।
नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन। अगर मुझे ब्लड चाहिए तो ब्लड अगर मान लेते हैं मेरे को चाहिए तो ब्लड ही चाहिए, उसकी जगह पैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती है, कभी कभी बिना पैसे की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ऑक्सीजन दिख नहीं रही है, पैसा उसकी जगह दे देंगे तो वो काम नहीं करेगी, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन ही काम करेगी। इसलिए बोलते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कभी भी 100% काम नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। और बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि मॉनिटरी टर्म है वो। सम ऑफ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर स्टेटस। अगर स्टेटस अच्छा मिल जाए, उसको मान लेते हैं स्टेज पे आके बढ़िया प्राइज वाइज मिल जाए तो वो बहुत तेजी से और काम करेगा यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और वहां का वर्क कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग अगर मोटिवेट करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, अच्छा करेंगे। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसको बोला जाए कि आपको कंटिन्यूसली प्रमोशन मिलेगा अगर आप ऐसा काम करते हैं तो। जॉब एनरिचमेंट, मतलब कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा उसको, और वो उसको सोचेगा कि मेरे को पोस्ट भी बड़ी करते चले जा रहे हैं ये लोग, तो काफी अच्छे लोग हैं। आगे बोलता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कहीं ना कहीं उसको स्टेज पे आके परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाए, या उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है तो उसको यहाँ पे प्राइज दिए जाए। अब जरूरी नहीं है कि प्राइज मॉनेटरी टर्म में हो सकता है कि कुछ और चीज दी जाए, मतलब उसको बैच दे दिया जाए। आगे बोलता है जॉब सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट एक्टिविटी, कहीं ना कहीं ये अपने पैरों पे खड़ा है और इसको लगता है कि मैं 100% यहाँ पे सेफली काम कर सकता हूं। अब हम लोग बात करते हैं जो एलिमेंट्स थे, उसमें थर्ड एलिमेंट आता था लीडरशिप। लीडरशिप को हम लोग समझे यहाँ पे, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लोगों को आपसे सीखना चाहिए, ऐसा कुछ आप में हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपके बीच में या आपके लोगों के बीच में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख चुके हो कि जिससे लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस होने लग जाए, सीखने लग जाए, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी। ओके, विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, बट यहां पे ये जो भी लीडरशिप है वो काम आनी चाहिए किसके लिए, आपके ग्रुप के लिए, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, और कैसे रिलेशन रहे यहाँ पे, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विथ फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। आपके जो फॉलोअर है वो काम तो कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ अलग जो लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं वो भी मिलकर आपको क्या कर रहे हो, यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हो या आगे बढ़ा रहे हो। द लीडर्स ऑलवेज प्ले अ की रोल फॉर द सक्सेस एंड एक्सीलेंस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और जो लीडर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके कारण आपकी कंपनी जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर पाती है और आगे बढ़ पाती है। तो ये लीडरशिप ही क्वालिटी रहती है जो कंपनी को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आगे हम लोग बात करते हैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के। तो लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या करती है कि इन्फ्लुएंस करती है दूसरे को, आपकी एबिलिटी दूसरे को आगे बढ़ाती है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर, और क्या कहता है आपका जो बिहेवियर है पहले कैसा था अभी कैसा था, वो जो चेंज है उसको देखती है, और ये जो बिहेवियर पॉजिटिव होता है लोग उसको एक्सेप्ट करना चालू करते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज लीडरशिप कर ली कल नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। लीडर हमेशा लीडर होता है, लोगों को हमेशा साथ में लेकर चलेगा। लीडर प्ले अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन, और लीडर्स क्या करते हैं, एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं ताकि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है या गलत सिस्टम चल रहा है उसको यहां पे आगे बढ़ाया जा सके। अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्या बोल रहा है, लीडर के हाथ में ये क्वालिटी होती है कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको वो ये सॉल्व करता है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को लंबे समय तक के नहीं लेके चलता। अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नए प्रोग्राम पे आते हैं। हमारे क्या है नया प्रोग्राम भाई, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। अब अगर मान लेते हैं कोई गुड लीडर है तो लीडर अपने आप तो नहीं बना होगा, लोगों ने बनाया होगा या उसकी क्वालिटीज ने बनाया होगा। तो ये जो गुड लीडर है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। भाई द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट लीडर विल बी, क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बोलता है फिजिकल फीचर, फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, वेट ज्यादा होना चाहिए, हेल्थ और अपीयरेंस जो है ये सारा एक
क्या बोलना चाहिए भैया, ऑल इन वन। ऑल इन वन अगर इसमें दिखता है तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं भैया, एक गुड लीडर मानते हैं। नॉलेज की बात करें, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए एंड कंपिटेंस रिक्वायर्ड, मतलब एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ा हुआ है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि उसने कितनी सारी चीजें जो पढ़ी थी वो ग्राउंड लेवल तक के इंप्लीमेंट कर पा रहा है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड टू बी अ रोल मॉडल, मतलब बाकी सब लोगों के लिए वो रोल मॉडल की तरह काम करे कि बाकी सब लोग उसको क्या करें, कंटिन्यूअसली यहां पे फॉलो करते रहे। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, और उसको सारी बातें अपनी सही समय पे और सही जगह पे रखनी आनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भले ही 100 लोग उसको गलत बोल रहे हो बट खुद अकेला बंदा खड़े होकर अगर मान लेते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है तो ये क्वालिटी होनी चाहिए किसमें, गुड लीडर में। मेंटेन हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट, जितने भी सबऑर्डिनेट है उससे उसको ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे सोशल स्किल्स की बात करें, अ फ्रेंडली मैनर टुवर्ड्स इट्स कलीग्स एंड फॉलोअर्स, और उसके जितने भी लोग हैं उन सब के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, यहाँ पे काम कर सके। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल होती है गुड लीडर्स की, या गुड लीडर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए उसके लिए सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक मतलब एक सिस्टम जो चला आ रहा है उसको वो आगे बढ़ाए। हियर लीडर्स गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स, दिस राइट इज डॉगमेटिक। ठीक है, मतलब उसने कहा कि जो भी चीजें मैं कह रहा हूं ये सब आपको फॉलो करना जरूरी है। ये सब किस में आता है, ऑटोक्रेटिक लीडर के पार्ट में आता है। आगे बात करेंगे हम लोग डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक का हमें पता है मतलब कि सारे लोगों, मतलब कि जनता के हिसाब से अगर लीडर काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म। द लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विथ हिज सबऑर्डिनेट। अगर उसको कोई भी काम करना है तो वो क्या करे, अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करे और उसके बाद कोई भी जो भी प्लान बना रहा है उसका रिजल्ट निकाले, या कोई भी प्लान बनाने के लिए अपने जूनियर्स या अपने सबऑर्डिनेट्स का अगर इस्तेमाल करता है तो ये क्वालिटी होती है डेमोक्रेटिक लीडर की। हियर लीडर रिस्पेक्ट एंड कंसीडर्ड सबऑर्डिनेट व्यूज, और यहाँ पे जो भी जिस भी चीज पे बोलना चाहता है वो बोल सकता है और वो हर एक जो भी आपने चीज बोली है उसकी रेस्पेक्ट करता है। यहाँ पे आगे बोलता है दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट कॉमन नाउ डेज, और ये बहुत ज्यादा आज फैशन में है, ये चल रही है। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग काम ना करे तो बहुत सारे लोगों से पूछ लो, कहीं से कुछ सॉल्यूशन तो निकल के आएगा। तीसरी बात करते हैं हम लोग लेज़र-फेयर की, और लेज़र-फेयर क्या कहते हैं भाई, द फॉलोअर आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, बताओ उसको इंडिपेंडेंस दी गई है सोचने की। सोच लो भाई, सोच के बताओगे तो हमें ना, और जब हमें बताओगे तब उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये सब किस पे डिसाइड करता है भैया, कि आपकी सोच जितनी आप लगा लो, फिर हम लोग बात कर लेंगे आपसे। टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, और किसके लिए भैया, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही सोचना। and ways to achieve them. Under this style, full freedom given to the worker to think and perform. इसमें फायदा ये होता है कि इनको जब फ्रीडम दे दी जाती है तो उनकी मर्जी है, जैसा चाहे वो सोच सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो 4th पिलर आ गया है हमारा किसका, डायरेक्टिंग का, उसका हम लोग कम्युनिकेशन को ऐसे कनेक्ट करें कि लोगों तक के बात पहुंचाने के लिए आपको बात तो करनी पड़ेगी, और बात ऐसी करनी पड़ेगी कि उसके समझ में आए और आपका काम भी बन जाए। तो यहाँ कम्युनिकेशन क्या बोलना चाहता है, last but not the least important function of directing function is communication. It is derived from the Latin word communis which means common, मतलब ऐसी चीज जो सबके लिए एक जैसी हो, सबका काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग common, which consequently implies common understanding according to management expert Rogers. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग ये काम करती है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट रॉजर्स के अकॉर्डिंग। Communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach common अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से बात करना मगर हर तक के बात पहुंचा देना, यह कहलाता है यहां पे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं हो कि लैंग्वेज का डिफरेंस हो, ऐसा नहीं हो कि थिंकिंग का डिफरेंस हो, बट हर बात को हर एक इंसान तक के पहुंचाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, तो यहां बोलता है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, नंबर 1 सेंडर, बात को भेजने वाला कहलाता है यहां पे सेंडर, द पर्सन हु कन्वेज हिज थ्रू एंड हिज आइडियाज टू द रिसीवर, वो अपनी
जितनी भी चीजें सोची हुई है वो रिसीवर तक के जो चीजें पहुंचा देगा उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सेंडर। दूसरा हम लोग बात करते हैं मैसेज। तो पहुंचाना क्या है, वो तो रहेगा मैसेज। इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर एक्सेट्रा इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड। उसकी कोई फीलिंग है, उसकी कोई आइडिया है, उसकी जो भी सोच है वो पहुंचाने का जो सिस्टम है वो है क्या, मैसेज के थ्रू। एनकोडिंग की हम लोग बात करें भाई, कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू कम्युनिकेशन। जो भी मैसेज अगर आप लोगों ने किसी फॉर्म में दिया है, ठीक है, उसको क्या कर देना भैया, एनकोड कर देना। किसमें, किसके हेल्प से, सिंबल सच एज द वर्ड, पिक्चर, जेस्चर्स एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू क्या कर दे, वो इसको कन्वे कर दे। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, सेंडर, मैसेज और एनकोडिंग। आगे हम लोग बात करते हैं मीडिया। इसको पहुंचाने वाला जो प्लेटफॉर्म होगा वो कोई ना कोई मीडिया होगी। इट इज द पाथ थ्रू व्हिच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। जो एनकोडेड मैसेज है वो रिसीवर तक के पहुंचाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मीडिया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डीकोडिंग। डीकोडिंग मतलब फाइनली ये रिसीव हो गया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। और ये क्या करेगा भैया, ये जो भी चीजें रहेगी उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंबल्स ऑफ द सेंडर्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं रिसीवर ने ये रिसीव कर लिया, अब क्या करेगा वो, द पर्सन हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर इज नोन एज रिसीवर। जो भी उसको मैसेज मिला है, जिस बंदे को मिला है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रिसीवर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फीडबैक की फीडबैक क्या होगा, चेकिंग वेदर कम्युनिकेशन प्रोसेस करेक्टली एग्जीक्यूटेड और नॉट। अब फीडबैक यह है कि जो भी बोला गया था वो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। नॉइस की हम लोग बात करें, इट मींस सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंसेस टू द कम्युनिकेशन। क्या ये कम्युनिकेशन करते टाइम कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पे, तो वो सब कुछ किसमें आ जाता है भैया, नॉइस में। अब हम लोग कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें नॉइसेस की, तो अनएम्बिगियस सिंबल, ऐसे सिंबल जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसको कोई इजीली समझ ना पाए, उसको बोलता है अनएम्बिगियस सिंबल। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पुअर नेटवर्क फैसिलिटी। हो सकता है जब हम लोग बात कर रहे हो या कोई डिस्कशन चल रहा हो, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर्ली ना हो, कुछ कन्वे कर रहे हैं जहां कुछ और रहा है। एंड अटेंटिव रिसीवर, या मान लगते हैं सामने वाला बाइक चलाते चलाते बात कर रहा है, कार चलाते चलाते बात कर रहा है, ध्यान कहीं और है, बात कहीं और कर रहा है। प्रेजुडाइजेस एंड फॉल्टी डिकोडिंग एज वेल एज द टेक्निकल जार्गन्स। हो सकता है ऐसा कि वहां पे टेक्निकल जार्गन्स यूज किए जाए, उनकी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी जाए जो सबके समझ में यहाँ पे ना आए। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है, क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस कैन बी जज्ड एज, कैसे करोगे आप जज, एक्ट एज बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसमें करेगी भैया, आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। promotes cooperation and industrial peace, establishes effective leadership, boost morale and provides motivation, increases managerial efficiency। यहाँ पे मैनेजर की एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये जरूरी है कम्युनिकेशन में कि भैया मैनेजर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, अगर हम लोग मान लेते हैं एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहे तो हम लोगों को जो कम्युनिकेट करना पड़ेगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। बट अगर हम लोग दोस्तों के साथ बैठे, रिश्तेदारी में बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, तो हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइंड बाय द टॉप लेवल पर्सन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, मतलब ऊपर लेवल से नीचे तक के जो एक गाइडेंस दिया गया है कि भैया इस तरीके से काम करना है, वो कहलाता है यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो टॉप लेवल डिसाइड करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑपरेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से क्या करे जाते हैं भैया, फॉर्मल कम्युनिकेशन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल चेन नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, मतलब जो मैनेजर है या जो सुपीरियर है उससे जूनियर या सबऑर्डिनेट अगर बात करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल चेन कम्युनिकेशन। व्हील की बात करें हम लोग तो सुपीरियर एक्ट एज अ हब, मतलब यहां पे ये बंदा बैठ गया और ये सबसे बात कर रहा है भाई, तो ये हो गया कौन सा, व्हील बेस। ओके, सुपीरियर एक्ट एज अ हब ऑफ दिस नेटवर्क प्रोसेस। सर्कुलर की बात करें, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद द एडजॉइनिंग टू पर्सन, ठीक है, दो लोगों के साथ बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर। फ्री फ्लो, कोई भाई एक सिस्टम ही नहीं है, किसी के साथ कोई भी बात कर रहा है, जैसे पार्टी में गए, पार्टी में कोई भी कभी भी कहीं पे भी कैसे भी खाना खा रहा है, ये सब क्या हो गया, फ्री फ्लो। इस तरीके से भी कम्युनिकेशन होता है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद द अदर फ्रीली। इन्वर्टेड की हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन अलाउ विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर, सुपीरियर से भी बात कर रहे हैं और हमारे जो इमीडिएट बैठा हुआ उससे भी जब बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं,
हैं इन्वर्टेड। हम लोग बात करेंगे अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, जब कोई ऑफिशियल या पर्टिकुलरली कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो बात रखने के, उसको बोलते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या लिखना है एग्जाम में? इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड एज द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है भैया, आपको पता है, ये देखिए अंगूर, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। Because it is spread throughout the organization with its branches going out in all direction in utter regard to the level of authority। अब इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल सिस्टम नहीं आता, इसलिए यहाँ पे इंसान फ्री होकर सारी बातें रख देता है। 4 कैटेगरीज की हम लोग बात करें ग्रेपवाइन नेटवर्क में। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क सिर्फ सिंगल से होगा। गॉसिप नेटवर्क अलग अलग लोगों से बात करके हो सकता है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क या हो सकता है 2 बात करे, या हो सकता है सिर्फ 3 बात करे, 2 बात ना करे। क्लस्टर नेटवर्क भी हो सकता है, एक दूसरे से मिल के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन की बात करें, क्या रुकावटें या क्या प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में हैपन सेवरल टाइम्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कंटिन्यूअसली आता है। क्यों आता है भाई? दीज बैरियर्स अफेक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस नेगेटिवली। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस है या जो हमारी प्रोसेस है वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है? गैप आ जाता है। अब हम लोग गैप की ही बात करने वाले भाई। कौन कौन से गैप? सच बैरियर्स वर एनलिस्टेड बिलो। सबसे पहले आता है सिमेंटिक बैरियर। कौन सा आता है? सिमेंटिक, मैं बोल सकता हूं ब्रेक या बैरियर। इट अराइजेस ड्यू टू लिंग्विस्टिक डीलिंग। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का जो फॉल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिमेंटिक। विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। और ये कहां प्रॉब्लम दिखेगा भैया? या तो वर्ड्स में दिखेगा या सेंटेंसेस में दिखेगा। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जो भी बात करी गई है वो अपनी लोकल टोन में बोल दी गई है तो लोग नहीं समझ पाएंगे। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब मान लेते एक सिंबल है, उसका मीनिंग अलग अलग लैंग्वेज में समझते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कुछ गलत सोच के ही उसको भेजा गया। टेक्निकल जार्गन्स, मान लेते हैं डॉक्टर जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, वो अपनी टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, क्या वो बीच में तो नहीं आ गए कहीं? आगे बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड द जेस्चर्स डिकोडिंग। अब बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी थी? मान लेते हैं जो लास्ट में लिखना था वो बीच में लिख दिया, जो बीच में लिखना था वो मान लेते हैं सबसे पहले लिख दिया। साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें, इमोशनल फैक्टर अफेक्टेड कम्युनिकेशन प्रोसेस एडवर्सली। कहीं ना कहीं इमोशनल होके भी इंसान अपनी सारी बातें नहीं कह पाता। वरीड पर्सन एंड एंग्री रिसीवर एक्सेट्रा कॉमन साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, किसी काम को करने के पहले इतना ज्यादा सोच ले कि वो काम ही ना हो पाए। डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा ना करना। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब मान लेते हैं वो एक दूसरे से क्या अटेंटिव ही नहीं हो रहे बात करने में, तो चीजों को समझे कैसे? लैक ऑफ अटेंशन, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ अटेंशन की भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंसान बात सुनने को तैयार नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें, इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टेटस कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन के जब सिस्टम अलग अलग होते हैं तो भी यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे बैरियर आ जाते हैं। लोग अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाते सिस्टम में, वो कभी भी अपनी बात ही नहीं रख पाते। पर्सनल बैरियर की बात करें, प्योरली प्रोफेशनल इश्यूज क्रिएटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस डिफिकल्ट। अगर पर्सनल बैरियर होते हैं तो कम्युनिकेशन पूरा हो ही नहीं सकता, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। और पैसा समय पे ना मिलना, फिर भी बात ना रख पाना, ये सब किस में आता है सर? पर्सनल बैरियर में आता है। हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन प्रोसेस, अगर प्रॉब्लम है तो भी कैसे क्लियर किया जाए? तो द फॉलोइंग मेजर्स वर अडॉप्टेड टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। नंबर 1, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके पहले उसको सोच ले, एनालाइज कर ले, मतलब वेल टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। पहले सोचें और फिर उसको बोले। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, और कंसल्ट करें, अगर कम्युनिकेट करना भी है तो लोगों से बात कर ले, डिस्कस कर ले, उसके बाद बात रखे। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। आपको ये याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी टोन है और कौन सा कंटेंट आप डिलीवर करने वाले हैं। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, सामने वाले को क्या जरूरत है उसके हिसाब से आप बोले। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प वैल्यू टू द लिसनर, और जो भी आप कन्वे कर रहे हैं इससे जो रिसीवर है उसका कहीं ना कहीं फायदा हो। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, और अगर आपसे कोई फीडबैक की बात करता है तो सामने वाले से फीडबैक ले और उसकी सुने, तब जाके अगली बार जो गलती है वो रिपीट नहीं होगी। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, आज के लिए जो बात कर रहे हैं वो इन फ्यूचर तक के आपके लिए बात हमेशा बनी रहे। फॉलो अप कम्युनिकेशंस, और क्या करें, आप जो भी बात रख रहे हैं उसका फॉलो अप लेता रहे लोगों से कि भैया मैंने जो चीज़ करी थी वो सही थी या गलत थी।
बी ए गुड लिसनर ऑलवेज। तो यहाँ पे एक लिसनर बनना अच्छा है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो एक अच्छा लिसनर होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग जो है वो समाप्त होता है, और हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरे चैप्टर को वन शॉट में यहाँ पे ख़त्म किया है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना है एक छोटा सा काम, आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।